ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे उसका पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट को लेके कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्या बोलते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ लोकस इन आर्गन प्लेन, मतलब लोकस के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। पहले मैं बताऊंगा कि लोकस क्या होता है और उसको हम लोग आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करने का सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज के बारे में जो लास्ट क्लास बता रहा था वो थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या था आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, मतलब अगर इनटू होके होगा तो इन दैट केस वो क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 ऐसा होता है, प्लस 2k पाई। वो तब आएगा अगर हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 करने का बाद वो अगर माइनस पाई से प्लस पाई का अंदर, या फिर हम ऐसे बोल रहे -180 से +180 का अंदर नहीं रहेगा तो जाके हम उसका यूज करेंगे। हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, मैं बताऊंगा वहां पे उसका यूज कैसा होता है। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। Z1 Z2 Z3 ऐसे बहुत सारे होगा तो सारे को ऐड कर देंगे, लास्ट में 2k पाई भी हमारा रहेगा। और 2k पाई का काम खाली यही रहेगा कि वो अगर वो क्या बोलते हैं उसको माइनस पाई से पाई का अंदर नहीं रहा या फिर -180 से +180 का अंदर नहीं रहा तो उसको लाने के लिए उसका हेल्प होगा, उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n, अगर z का पावर n हो जाएगा तो हो जाएगा n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई ऑफ कोर्स रहेगा। ये एडजस्टिंग फैक्टर है, एडजस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z बार Z conjugate is equal to माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, ओके, प्लस 2k पाई ऑफ कोर्स रहता है। और अगर Z रहता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, अगर Z रहता है नेगेटिव रियल एक्सिस में रहता है अगर Z, तो इन दैट केस आर्गुमेंट ऑफ Z conjugate is equal to आर्गुमेंट ऑफ Z। तो ये फॉर्मूला उस समय नहीं लगेगा, उस समय हम इसको नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z conjugate is equal to आर्गुमेंट ऑफ Z। चलो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो सवाल में बोला क्या है, पहला में फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ दिस वन। तो करने का दो उपाय है। चलो ये एक दो क्वेश्चन में हम दोनों उपाय डिस्कशन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में भी दोनों उपाय डिस्कशन कर लेते हैं। मान लेते हैं Z दिया है हमको, Z इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे को, Z इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन टू मी -16 डिवाइडेड बाय कितना है 1 प्लस i√3। तो मेरे को सवाल में बोला है कि भाई इसका पोलर फॉर्म निकाल के बताओ कितना है। हमको याद है पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ता है, r जो कि z का मॉडुलस होता है, और दूसरा किस चीज का जरूरत पड़ता है, थीटा जो कि इसका आर्गुमेंट होता है। लेकिन उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x + i का फॉर्म में रहना चाहिए, यहाँ पे फिलहाल वो नहीं दिख रहा है, तो चलो उसको लाने का कोशिश करते हैं। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16 आ गया, इसमें हम 1 माइनस i√3 मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इसका कंजुगेट होता है, नीचे आ गया 1 प्लस i√3 इंटू 1 माइनस i√3। तो ये बन गया हमारा कितना अभी -16 इंटू 1 माइनस i√3 ऊपर, नीचे हमारा आ गया a² 1 माइनस b² मतलब +4 हो गया, +3 हो जाएगा, +3 1 +3 क्यों आया, क्योंकि -i² इंटू 3 आएगा, i² का वैल्यू -1 होगा। या फिर हम ऐसा ही सीधा याद कर सकते हैं कि z इंटू z कंजुगेट जो होता है mod z का स्क्वायर होता है। तो mod z होता है x² + y² का रूटओवर, उसका स्क्वायर करने से रूटओवर पार्ट नहीं रहेगा। तो ये 4 हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया -2 इंटू 1 माइनस i√3। चलो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है कितना, -2 प्लस i इंटू 2√3। जरा जल्दी से बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यस और नो? चलो ये हमारा z का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसका निकालना है मॉडुलस जो कि r हो जाएगा, फिर हम निकालेंगे थीटा। थीटा हमारा दो स्टेप में आता है, एक स्टेप हमारा हो गया अल्फा निकालना, दूसरा स्टेप हो गया क्वाड्रेंट चेक करके फिर थीटा निकालना।
चलो r निकालते हैं। r हमारा आ गया क्या, r इज इक्वल टू z का मॉड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर व्हाट x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो कि हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, मतलब ये 4 हो गया। सही लिखा क्या मैं, माइनस 2 प्लस दिस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये बन गया इतना। चलो ये r हो गया। अभी हम थीटा निकालने के लिए पहले tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा हो गया हमारा कितना, tan अल्फा कहाँ गया, यहां से निकालेंगे ना tan अल्फा। कैसे होता है, y बाई एक्स का मॉड, y हो गया हमारा 2 रूट 3 और x हो गया हमारा माइनस 2, इसका मॉड मतलब रूट 3 और रूट 3 होता है tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, पाई बाई 3। याद आया, लास्ट क्लास पढ़े थे पाई का फॉर्म में। तो अल्फा का वैल्यू आ गया पाई बाई 3। अब हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। क्वाड्रेंट अगर चेक करेंगे तो कहाँ है, यहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो आज लिखेंगे एज z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, तो आर्गुमेंट ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया हमारा 2 पाई बाई 3। सो हमको मिल गया आर्गुमेंट भी कितना और मॉडुलस भी मिल गया, मतलब r भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। तो अभी हम पोलर फॉर्म लिखने वाले हैं। देयरफॉर हमारा पोलर फॉर्म, किसका पोलर फॉर्म, माइनस 16 बाय 1 प्लस आई रूट 3। इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हमारा है 4 इंटू r का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 4 इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos 2 पाई बाई 3 प्लस i इंटू sin 2 पाई बाई 3। क्या हम सही किए, क्या कहीं पे कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, सही है क्या, गड़बड़ किए हैं, बता रहे हो, गड़बड़ कहाँ किए हम बताओ, गड़बड़ हम लोग इस जगह में किए हैं। ये हमारा 2 कहां से होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 कैसे होगा, ये हमारा 2 नहीं होगा, ये हमारा नीचे 4 है, ऊपर 16 है, 16 बाई 4 4 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा 4 आएगा, यहाँ पे 4 रूट 3 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर 48 और ये हमारा आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। तो वहां पे 8 है तो ये वाला जगह में भी 8 आया। सबको समझ में आया अभी। तो ये हमारा जनरल मेथड है जहां पे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई का फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फिर उससे हम निकालते हैं r थीटा और उसके बाद निकालते हैं उसका पोलर फॉर्म। अब इसी सवाल को हम दूसरा मेथड में करने वाले हैं, वो क्या हो गया, प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे। चलो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z लेता हूं। z इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रूट 3। तो मेरे को इसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा जो कि r है, उसके बाद आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। तो हमारा हो गया क्या, r इज इक्वल टू z का मॉड इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 1 प्लस आई रूट 3 का मॉड। ये हमारा हो गया z का मॉड इज इक्वल टू दिस वन। अब हम मॉड का प्रॉपर्टी जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर z1 बाय z2 का मॉड है तो उसको z1 का मॉड बाय z2 का मॉड कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे क्या, माइनस 16 का मॉड बाय 1 प्लस आई रूट 3 का मॉड। तो माइनस 16 का मॉड तो 16 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना 3 इसका रूट ओवर जो कि हमको दे दिया 8। जो r है हमारा निकल के आ गया, यहाँ पे r जो निकल रहा था वो निकल के आ गया। अब r निकलने के बाद आर्गुमेंट z निकालेंगे, थीटा जो कि होता है आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब हो गया क्या, आर्गुमेंट ऑफ कितना
माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रूट 3। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइड होके है, और हम पढ़े कि अगर डिवाइड होके होता है तो आर्गुमेंट में वो माइनस हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z मतलब आर्गुमेंट ऑफ 16 माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई इंटू रूट 3, 1 प्लस आई इंटू रूट 3, सो दैट आई कैन राइट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो हमको ये मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ माइनस 16 लिखते हैं। माइनस 16 हमारा प्योरली रियल नंबर है विथ नेगेटिव वैल्यू, सो इसका आर्गुमेंट हमारा पाई आता है माइनस, इसका आर्गुमेंट हम अलग से निकाल सकते हैं, नहीं तो देख भी सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता है तो अल्फा ही होता है उसका वैल्यू, जो कि tan थीटा इक्वल रूट 3 आ जाएगा, tan अल्फा रूट 3 आ जाएगा, अल्फा पाई बाय 3 हो जाएगा। तो पाई बाय 3 एंड दैट इज मेकिंग इट 2 पाई बाय 3। तो अब हमको अल्फा का आर का वैल्यू भी मिल गया है और थीटा का वैल्यू भी मिल गया है। तो फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सेकेंड फॉर्म, सेकेंड मेथड, यह हमारा मेथड 1 था जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। मेथड 1 स्कूल वाला मेथड में ये हम किए। ये हमारा मेथड 2 हो गया, जो कि अगर हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए। ऐसे ये प्रॉपर्टी तो पढ़ाया जाता है स्कूल में, बोर्ड में, लेकिन ये जो आर्गुमेंट वाला प्रॉपर्टी नॉर्मली स्कूल में पढ़ाते नहीं है। सो दैट डिपेंड करता है स्कूल का एग्जाम में मार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोर्ड तो नहीं है 11 में, 11 तो हमारा स्कूल वाला है, तो कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं कौन सा स्कूल में पढ़ाते नहीं है वो तो पता नहीं है। अगर पढ़ाए होंगे तो यू कैन यूज द प्रॉपर्टी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो जो भी नंबर दिया होगा उसको हमको करना पड़ेगा क्या, पहले x प्लस आई में कन्वर्ट करके उस पर करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी हम तब लगाएंगे, प्रॉपर्टी वाला चीजें जो हम उस समय करेंगे अगर हमारा tan अल्फा का वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू में निकल रहा होगा। जैसे हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब आर्गुमेंट निकालने से पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका tan में वैल्यू बता दिए थे। जो क्या आता है 0, 1/√3, 1√3 और क्या बोलते हैं उसको 90 डिग्री, मतलब इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो अगर ऐसा चीजें आता है तो फिर हम ये प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे, उसको पूरा नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड में ही करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो फंस जाएंगे। tan ऑफ दिस वन, tan अल्फा हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, लेकिन वो tan अल्फा 7 आएगा। 7 इज नॉट ए स्टैंडर्ड एंगल, 7 हमारा स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड कोई भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू 7 नहीं आता है, तो उसको करने का तरीका फिर अलग होगा। सो हम उसको इस मेथड में नहीं करेंगे, उसको हम नॉर्मल मेथड में करेंगे। ठीक है, चलो बी नंबर करते हैं। अभी बी हमको क्या दिया है, 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर। बिट बी z = 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर। जरा जल्दी जल्दी हम इसको x + i में कन्वर्ट करते हैं। ये तो सारे को आता है x + i में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको ज्यादा ना समझाते हुए मैं फटाफट इसको करते जा रहा हूँ। 1 + 7i डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया 4 + i² - 4i, दैट इज योर 1 + 7i डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया क्या 4 - 1 - 4i। This is 1 + 7i whole divided by 3 - 4i। अब इसको हमको क्या करना है, x + i में कन्वर्ट करना है, तो हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 + 7i into 3 + 4i, ये हो गया ऊपर 1 + 7i into 3 + 4i डिवाइडेड बाय
नीचे हमारा 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i, ये आ गया। अब ऊपर वाला नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा। सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है पूरा जनरल मेथड में नॉर्मली जैसे अलजेब्रा होता है वैसे किया जाता है। तो 1 को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3 प्लस 4i, उसके बाद प्लस 21i, उसके बाद माइनस 28i स्क्वायर, नहीं प्लस 28i स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का जगह में वैल्यू पुट किया जाए -1 तो हमको मिलेगा कितना 3 प्लस 25i माइनस 28 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, और ये मेरे को मिल गया कितना -25 प्लस 25i बाय 25। अलग कर देंगे तो आ गया -1 प्लस i। जरा जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आ गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिड्यूस करके -1 प्लस i तक कैसे पहुंचे? हाँ या ना, जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे। चलो ये हो गया हमारा, इसको हम x प्लस i में कन्वर्ट कर दिए तो फटाफट इसका r थीटा निकाल देते हैं। r इज इक्वल टू z का मॉड होता है जो कि रूट अंडर हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि रूट अंडर 2 आ गया। फिर हम निकालेंगे क्या? आर्गुमेंट निकालने का 2 स्टेप। पहला स्टेप अल्फा, फिर क्वाड्रेंट चेक करके निकालेंगे क्या आर्गुमेंट क्या होता है। तो अल्फा कैसे निकालते हैं? tan अल्फा ले लेते हैं, y बाई एक्स का मॉड ले लेते हैं। यहाँ पे y का जगह में 1 है, x के जगह में -1 है, तो 1 बाई -1 का मॉड मेक्स इट 1। तो tan अल्फा 1 मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हो π/4। ये यूज करना सीखना पड़ेगा हमको पाई का फॉर्म में, क्योंकि अभी क्लास 11 में हम लोग सारी चीज रेडियन में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फा हो गया π/4। अब हम देखेंगे कि z कौन सा क्वाड्रेंट में है। z बिलोंग्स टू, जरा जल्दी से बता दो कौन सा क्वाड्रेंट में है z? दिखाई दे रहा सभी को -1 प्लस i है। सो z बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट? जल्दी बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट है, तो z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2। सो आर्गुमेंट ऑफ z हो गया पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस π/4 जो कि हमारा हो गया -3π/4। देयरफॉर अभी हम पोलर फॉर्म लिखने वाले हैं। देयरफॉर z जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस 7i बाय 2 माइनस i का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं r मतलब √2 इंटू cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, i sin 3π/4। तो मैं बोला क्या, हम प्रॉपर्टी यूज करके भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तब यूज करेंगे अगर हमको स्टैंडर्ड एंगल मिल रहा होगा। नहीं मिलेगा तो हम फंस जाएंगे। इसे 16 का प्रॉपर्टी 16 का हमारा निकल रहा है क्या आर्गुमेंट, और इसका भी आर्गुमेंट हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 7i आएगा तो उसका आर्गुमेंट हम निकाल नहीं सकते हैं। तो उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लो x प्लस i फॉर्म में, फिर हम आगे कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये दिया है z इज इक्वल टू दिया है √3 प्लस i डिवाइडेड बाय 4i प्लस 1 प्लस i का होल स्क्वायर। जरा जल्दी से बताओगे कोई मेरे को कि 1 प्लस i का होल स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि यू शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट। 1 प्लस i का होल स्क्वायर कितना होता है? ये रिजल्ट याद रखना चाहिए सभी को। 1 प्लस i का होल स्क्वायर कितना होता है? कितना आता है? 2i आता है। हाँ, सभी को याद रहना चाहिए बाबू। 1 प्लस i का होल स्क्वायर होता है कितना? 2i। और अगर 1 माइनस i का होल स्क्वायर हो गया तो आ जाएगा हमारा -2i। अगर कभी कोई पूछ लिए कि भाई बताओ i का रूट ओवर क्या है, उसको बताना है 1 प्लस i बाय √2।
है ना, 1 प्लस आई बाय रूट 2 और साथ में इसका रूट ओवर भी लगाना है, ठीक है ना। रूट ओवर नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर माइनस आई का रूट ओवर लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस आई बाय रूट 2, ठीक है। यू कैन सी इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस आई आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। देखो ये जो रिजल्ट्स है ना, कुछ इनको याद रखना चाहिए ताकि उसका हम यूज जल्दी जल्दी कर पाए। चलो इस क्वेश्चन को हम पूरा कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू रूट 3 प्लस आई, ऊपर नीचे हमारा आ गया 4i प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2i, ठीक है। सो दिस इज गिविंग यू व्हाट, रूट 3 प्लस आई डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया 4i प्लस 2i 6i और प्लस 1 माइनस 1, मतलब रूट 3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 6i। चलो इतना बन गया। अब इसको आगे करने का हमारे पास दो उपाय, इसका आगे करने का हमारे पास दो उपाय, एक तो प्रॉपर्टी यूज करके कर लेंगे, एक तो मल्टीप्लाई करके भी कर लेंगे, मतलब x प्लस आई वाई कन्वर्ट करके भी कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे x प्लस आई वाई कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है ज्यादा, क्योंकि नीचे में 6i है, जस्ट ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ i इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर खाली i भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी हेल्प मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा 6 इंटू आई स्क्वायर, तो -6 हो जाएगा नीचे, ऊपर उस समय रूट 3i प्लस आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। ओके, दैट मेथड यू कैन डू, वो मेथड कर लोगे। मैं थोड़ा प्रॉपर्टी यूज कराना सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आगे जब जेई लेवल का क्वेश्चन करोगे बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेगा जो कि प्रॉपर्टी यूज करके करना है, तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मैं इसको प्रॉपर्टी यूज करके कराना चाहता हूं। समझ में आया सबको? नॉर्मल मेथड में क्या करना है, इसको x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो इसको मैं प्रॉपर्टी यूज करके करा रहा हूं। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, z का मॉड। z का मॉड कैसे निकलता है, रूट 3 प्लस आई बाई 6i का मॉड। फिर मॉड का प्रॉपर्टी बोलता है भाई अलग अलग कर लो जल्दी से, तो बन गया रूट 3 प्लस आई का मॉड बाय 6i का मॉड। तो अब हमको मॉड कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, जो कि होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर किया जाए तो इट इज कमिंग 3 प्लस 1, नीचे हमारा आ रहा है क्या 6, इसके बाद ये हो गया हमारा क्या 3 प्लस 1 4, 4 का रूट ओवर 2, 2 बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्लियर? क्लियर है सबको? z का मॉड सबको समझ में आया? z का मॉड हम प्रॉपर्टी यूज करके निकाले, सबको समझ में आया? ऐसे निकाल सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकालने के लिए यू नीड नॉट गो टू x प्लस आई बाई फॉर्म। x प्लस आई बाई फॉर्म तक जाने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट उसका मॉड निकाला जा सकता है। किसका बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर किसी का मॉड निकालना है तो इन दैट केस यू नीड नॉट गो फॉर x प्लस आई बाई फॉर्म। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट मॉड का प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। एंड मॉड का प्रॉपर्टी यूज करना कोई बड़ी चीज है नहीं, हम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो बताया मैं, इनको याद रखना है सबको, ठीक। ऑलराइट, ये वैल्यू सबको याद रखना है, राइट। अब हम कैसे करेंगे, हम निकालेंगे भी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ क्या हो जाएगा ये रूट 3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 6i इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आई माइनस आर्गुमेंट ऑफ 6i। बोलो समझ में आया क्या? आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आई माइनस आर्गुमेंट ऑफ 6i, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होके है, अगर डिवाइड होके होता है तो फिर हमारा माइनस हो जाता है। अब अगर मैं ध्यान से देखो ना, रूट 3 प्लस आई का आर्गुमेंट कितना आएगा,
tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा π/6 आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? π/6 माइनस आर्गुमेंट ऑफ 6i। 6i इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, जो कि ऊपर रहता है। कहां रहेगा? इस जगह में रहेगा। और इसका आर्गुमेंट क्या होता है? π/2। सभी को ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। सो दैट इज मेकिंग इट -π/3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? आर्गुमेंट हम कैसे निकालें? अब हम लोग को r का वैल्यू पता चल गया, आर्गुमेंट का वैल्यू पता चल गया। आर्गुमेंट बोलने से हमारा थीटा होता है, तो फिर पोलर फॉर्म लिखेंगे। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा देखेंगे। देयरफॉर हमको जो दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस i डिवाइडेड बाय 4i प्लस 1 प्लस i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। r बोलने से हमारा 1/3 है इनटू cos थीटा। थीटा हमारा मिला -π/3 प्लस i इनटू sin -π/3। फिर जैसे ही मैं लास्ट क्लास बोला था कि cos ऑफ माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है। तो मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसा होने वाला है 1/3 cos ऑफ π/3 माइनस i sin ऑफ π/3। आई होप सभी को समझ में आ गया। देखो इतने सारे क्वेश्चन में हम आर्गुमेंट निकाल चुके हैं। लास्ट क्लास कितना सारे क्वेश्चन में आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। आज लेकिन आर्गुमेंट निकालने हम प्रॉपर्टी यूज करके जरा याद कर लेना। प्रॉपर्टी माइनस है, माइनस हो जाता है, अगर डिवाइड होके है इनटू हो जाएगा, अगर इनटू है तो प्लस हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ये जगह से अगर कोई चाहेगा तो इसको अलग मेथड में भी कर सकता है। ये जगह से अलग मेथड क्या करोगे? इसको कन्वर्ट कर लोगे x प्लस iy में। कैसे कन्वर्ट करोगे? i ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे। मैं थोड़ा मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूं, है ना? मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। दूसरा कलर में लिख रहा हूं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3i प्लस i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6i स्क्वायर। √3i प्लस i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6i स्क्वायर। उसके बाद ये बन जाएगा हमारा √3i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू -1 दैट इज -6। ठीक है? तो ये बन गया अभी हमारा क्या? 1/6 माइनस √3/6 इंटू i। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव में आता है। यू कैन सी आर्गुमेंट नेगेटिव में आया है। y/x करने से √3 आ रहा है। tan अल्फा इज इक्वल टू √3, अल्फा इज इक्वल टू π/3, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -π/3 आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है? चलो अब वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? i-1 बिट बी। बिट बी हमारा क्या हो गया? z इज इक्वल टू i-1 बाय cos ऑफ π/3 प्लस i sin ऑफ π/3। फिर से मैं बता दूं, इसको करने का दो तरीका हो गया। एक तो हो गया x प्लस iy में कन्वर्ट कर लोगे, और इसको x प्लस iy कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? cos π/3 का वैल्यू लिखना पड़ेगा हाफ, इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा √3/2। फिर 2 चले जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे 1 प्लस √3i बचेगा, उसको रेशनलाइज करके करोगे। दैट इज ए वेरी ट्रेडिशनल मेथड। जनरली हम ऐसे कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। x प्लस iy में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद उसमें से r निकालोगे, थीटा निकालोगे, ऐसे। बट हमारा ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव तो यही है कि r निकालो और थीटा निकालो। तो हम उस झंझट में क्यों फंसे? x प्लस iy में कन्वर्ट करने का क्या जरूरत है? हम ऐसे भी प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। तो दैट इज व्हाई हम इसको डायरेक्ट करने वाले हैं।
प्रॉपर्टी यूज करके कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। R इज इक्वल टू जेड का मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस 1 बाय cos पाई बाई 3 प्लस I sin पाई बाई 3, इसका हो गया मॉड। ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, माइनस 1 प्लस I इसका मॉड डिवाइडेड बाय cos पाई बाई 3 प्लस I इंटू साइन पाई बाई 3 इसका मॉड। ये हम मॉड का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड बाई Z2 मॉड। अब इसमें हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 1 और इसमें लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस I इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 3। सॉरी, I कहाँ से आएगा, I नहीं आएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इसका रूट अब, तो ऊपर हमारा रूट 2 आ गया। cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कितना होता है रे? 1। हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो गया, मतलब रूट 2। तो ये हमारा बन गया क्या चीज बताओ, ये हमारा बन गया R। अभी हम आर्गुमेंट निकालेंगे, थीटा दैट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ I माइनस 1 लिखा है तो उसको माइनस 1 प्लस I लिख देता हूँ, माइनस 1 प्लस I डिवाइडेड बाय cos पाई बाई 3 प्लस I इंटू साइन पाई बाई 3। तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, आर्गुमेंट ऑफ माइनस 1 प्लस I माइनस आर्गुमेंट ऑफ cos पाई बाई 3 प्लस I sin पाई बाई 3। ठीक है ना? अब जरा कोई मेरे को बताएगा कि ये जो माइनस 1 प्लस I है ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। तो लिखते हैं इसका आर्गुमेंट फिर पाई माइनस अल्फा। अल्फा के कैसे निकालते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स, इसका मॉड। तो यहाँ पे y का जगह में 1 है और x का जगह में भी 1 है, तो y बाई एक्स बोलने से 1 बाई माइनस 1, y का जगह में 1 है और x का जगह में माइनस 1 है, तो y बाई एक्स बोलने से 1 बाई माइनस 1, 1 बाई माइनस 1 का मॉड होता है 1, तो tan अल्फा 1 हुआ, तो अल्फा कितना डिग्री होगा, 45। 45 को रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 4 हो जाता है, तो इसका काम खत्म, माइनस उधर करेंगे अभी। tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स, y बोलने से हमारा sin पाई बाई 3 है और x बोलने से हमारा cos पाई बाई 3 है, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू sin पाई बाई 3 बाई cos पाई बाई 3। बट हमको ये तो पता है कि sin पाई बाई 3 बाई cos पाई बाई 3 होता है tan पाई बाई 3, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो अल्फा हो जाएगा हमारा पाई बाई 3। बताओ सभी को समझ में आया अगला पार्ट? यस सर। अब हम लोग एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या है। 12 हो गया एलसीएम, यहाँ पे 12 अल्फा 12 पाई आया, माइनस यहाँ पे 3 पाई आया, माइनस 4 पाई, तो 12 माइनस 7 हो गया 5 पाई, सो आंसर इज 5 पाई बाई 12। इसका आर्गुमेंट जो होता है 5 पाई बाई 12। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए अगर वो मल्टीप्लाई होके है या डिवाइड होके है, जरूरी नहीं है कि हम उसमें x प्लस आई में कन्वर्ट करेंगे फिर ही आर्गुमेंट निकालेंगे, हम उससे पहले भी आर्गुमेंट निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। ओके, क्योंकि वो झंझट वाला काम होगा, x प्लस आई में कन्वर्ट करना वो झंझट वाला काम है। इसको पहले तो इसका वैल्यू लिखो, फिर उसको रेशनलाइज करो, मल्टीप्लाई करो, i² का जगह में -1 डालो, फिर कैलकुलेशन करो। तो अब हमारा r भी मिल चुका है, थीटा भी मिल चुका है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई दैट इज i माइनस 1 बाय cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस i इंटू साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं √2 इंटू कॉस 5π/12 प्लस आई इंटू साइन 5π/12। और ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है, ये जो आर्गुमेंट मिला ना, वो आर्गुमेंट भी वहां पे बहुत अच्छी तरह नहीं मिलेगा हमको। 5π/12 बोलने से कितना डिग्री होता है, π/12 5 इंटू 180/12 180/12 होता है 15, 5 इंटू 15 75। तो वहां पे भी tan अल्फा जो हमको मिलेगा ना 75 का वैल्यू जो मिलेगा, मतलब हम अगर इसको x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करें तो हमको tan अल्फा का वैल्यू मिलेगा 75, मतलब √3 + 1/√3 - 1, ये मिलेगा tan अल्फा का वैल्यू। implies अल्फा इज इक्वल टू 5π/12। ये मैं इसीलिए बता दिया कि दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग अप टू यू, मैं छोड़ रहा हूं तुम लोग के लिए। इसको x प्लस आई में कन्वर्ट करके करोगे, वहां पे देखोगे tan अल्फा का वैल्यू मिलेगा √3 + 1/√3 - 1। इसका वैल्यू हो जाता है 5π, अल्फा का वैल्यू हो जाता है 5π/12। अब ये सब चीज कैसे मिलेगा, कहां से पता चलेगा कि सर इसका वैल्यू ऐसे होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। और कितना एंगल सब पता चलेगा, देखोगे ना। tan 22 हाफ डिग्री हम निकाल सकते हैं, sin 22 हाफ डिग्री निकाल सकते हैं, 7 हाफ डिग्री निकाल सकते हैं, 15 डिग्री निकाल सकते हैं। सो मेनी एंगल्स यू कैन फाइंड आउट देयर, बट जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए छोड़ रहा हूं तुम लोग को ऊपर कि इसको x प्लस आई फॉर्म में कन्वर्ट करके करो। मैं सारे को प्रॉपर्टी उसके कर दे रहा हूं। पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट आर्गुमेंट जो है ना, ये प्रॉपर्टी जो है स्कूल में पढ़ाते नहीं है, कोई स्कूल में मतलब पढ़ाते नहीं है, तो उसके इसको यूज करके कर लोगे तो मार्क देंगे नहीं स्कूल का एग्जाम के लिए। लेकिन जेई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए नो प्रॉब्लम, यू शुड नो दिस। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। ओके, ये सवाल हम कैसे करेंगे? सवाल में बोला है कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना है, बता दो। क्या बोला है? आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना बताओ। अब इसको करने का दो मेथड है, एक तो नॉर्मल मेथड हम करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूं, अगर करना चाहेगा कोई तो ऐसे भी कर सकता है। कैसे? आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सो दैट मेक्स इट आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आई इंटू √3/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई इंटू √3/2। तो फिर निकालोगे आर्गुमेंट ऑफ -1/2 प्लस आई इंटू √3/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ -1/2 माइनस आई इंटू √3/2। उसके बाद अल्फा वगैरह निकाल दोगे, अल्फा निकालोगे, फिर क्वाड्रेंट कौन सा है देख के लिखोगे, आर्गुमेंट क्या है इसका भी उस हिसाब से लिखोगे, फिर आंसर लिखोगे। तो ये पार्ट कर सकते हो, मैं इस पे नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी यूज करके करना चाहता हूं। कौन सा प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टी? आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। प्लस 2 के पास यूज होगा, लेकिन वो जब क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। यहाँ पे तो दिया है ऑलरेडी इंटू होके, यहाँ सॉरी प्लस होके दिया है आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं ये राइट हैंड साइड देख रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो ये बन सकता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अरे बोलो, समझ में आया सबको? और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्यूब।
अच्छा, ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। मतलब एग्जैक्टली मेरे को आर्गुमेंट ऑफ 1 निकालने के लिए बोला है। और 1 का आर्गुमेंट क्या होता है? 1 हमारा कहां पे रहता है? रियल एक्सिस में रहता है। 1 इज लाइंग ऑन रियल एक्सिस, है ना? ये इमेजिनरी एक्सिस है। 1 तो हमारा यहां पे रहता है और यहां पे हमारा कोई भी नंबर का आर्गुमेंट होता है कितना? 0। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का नहीं, प्योरली रियल नंबर और पॉजिटिव तो आर्गुमेंट 0, प्योरली रियल नंबर और नेगेटिव आर्गुमेंट हो गया पाई, प्योरली इमेजिनरी नंबर और पॉजिटिव आर्गुमेंट हो गया π/2, और प्योरली इमेजिनरी नंबर और नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट आर्गुमेंट हो गया -π/2। ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं, याद रखना चाहिए सब। तो यहां पे जैसा हमारा 1 हो गया तो हमारा आंसर हो गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हम इतना लफड़ा में क्यों पड़ेंगे? इतना लंबा चौड़ा मेथड में क्यों जाएंगे? प्रॉपर्टी जानते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं इसको। और ये मेरे को इतना दूर करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे दिखेगा हमको। कैसे? प्लस से चलो इसको इनटू कर देते हैं। अरे ये तो ओमेगा क्यूब हो रहा है। अरे ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 होता है, मतलब 1 का ही आर्गुमेंट आपको निकालने के लिए बोला है। हम क्यों इतना लंबा मेथड में करेंगे? सबको समझ में आया? अगला सवाल, एक मिनट, क्वेश्चन यहां पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, लिखा नहीं है, ये वैल्यू ऑफ नहीं है, ये आर्गुमेंट ऑफ है। आर्गुमेंट ऑफ माइनस ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट ऑफ माइनस ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट। चलो ध्यान से ध्यान दो मेरे बात का ऊपर। हम सब जानते हैं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड z का स्क्वायर होता है, जानते हो कि नहीं? z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड z का स्क्वायर, और मॉड z का स्क्वायर जब होता है ये हमारा क्या हो जाता है? रियल नंबर हो जाता है। और खाली रियल नंबर नहीं होता है, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता है। मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ आएगा ही नहीं। हम एग्जांपल ले लेते हैं ना, मान लेते हैं मैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i लिया, तो z कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 4i, है ना? ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़े, फिर भी हो सकता है भूल गया होगा, तो एक बार याद दिला देता हूं। z हो गया ये, z कॉन्जुगेट हो गया ये। z इंटू जेड कॉन्जुगेट करें तो इसको इंटू करना पड़ेगा। 9 माइनस 16i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 9 प्लस 16 हो गया 25। पॉजिटिव ही आया, ये पॉजिटिव ही आया। अच्छा, अगर मैं मॉड z निकालता हूं तो क्या मिलेगा? मॉड z इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 16 ही तो होता है। मॉड z इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 16 ही होता है। तो दैट इज द रीजन कि मॉड z का स्क्वायर हम लिखते हैं। इसको तो मैं x प्लस आई वाई मतलब नंबर का हिसाब से लिया हूं। अगर नंबर का हिसाब से नहीं होके x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखोगे, पूरा देखना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। चलो सभी को अभी तक समझ में आ गया कि भाई z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर। देयरफॉर माइनस ऑफ z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज ए नेगेटिव रियल नंबर। Therefore, argument of minus of z into z conjugate is equal to, जल्दी से बताओ क्या होगा? नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा बताओ?
नेगेटिव रियल नंबर है। व्हाट इज द आर्गुमेंट? उमान जल्दी 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 कॉपी चेक करो, नहीं तो और निकाल के बताओ क्या है नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट। आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। सर जीरो। जीरो नहीं है, नेगेटिव रियल नंबर का जीरो नहीं है। देखो पॉजिटिव रियल नंबर का जीरो है। खाली पाई होता है, खाली पाई होता है, खाली पाई पढ़ लेना, उसको याद रख लेना। जीरो होता है पॉजिटिव रियल नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर का जीरो, नेगेटिव रियल नंबर का पाई। पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर का हो गया पाई बाय 2, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट और हाँ प्योरली इमेजिनरी नंबर जिसका कि नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है वो हो गया माइनस पाई बाय 2। ठीक है, याद रख लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या हमारा पाई। तो आंसर हमारा पाई हो गया। कुछ चीजें जो है ना हमारा ऊपर नहीं है, कुछ चीजें जो है तुम लोग का ऊपर है। देख लेना कि उसको कैसे करते हैं, मतलब याद रखने वाला चीज जो है ना कुछ। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। इफ जेड इज यूनिमोडुलर, तो यहां पे एक वर्ड आ गया क्या, यूनिमोडुलर। इफ जेड इज यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ आर्गुमेंट थीटा, विथ आर्गुमेंट थीटा, मतलब जेड का आर्गुमेंट थीटा दिया है। तो हमको बोला है कि बड़ा सा एक्सप्रेशन का आर्गुमेंट क्या है बताओ। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट कितना है बताओ। तो कैसे करेंगे? इसमें हम एक काम करते हैं, ये जो यूनिमोडुलर दिया है थोड़ा समझते हैं कि उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। Z mod इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में दिया है। यूनिमोडुलर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिमोडुलर मीन्स द एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, यूनिमोडुलर का मतलब हो गया क्या, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो गिवन क्या है, Z mod इज इक्वल टू 1 और क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा। ये दो चीजें हमको दिया है। ठीक है, और हमको सवाल में बोला है कि भाई बताओ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन का क्या है। मैं बता रहा हूं, देखो कितना इजी है, सिंपल है। 2013 में आया था ये। तो देखते हैं, अगर हमारा Z mod 1 है तो इसमें से Z कॉन्जुगेट का बारे में मैं क्या पता कर सकता हूं। Z mod का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब भी थोड़ा देर पहले बताया कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू mod Z का स्क्वायर होता है। तो फिर mod Z का स्क्वायर का जगह में हम Z इंटू Z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो इससे हमको ये पता चला कि Z कॉन्जुगेट हो गया 1 बाय Z। इससे हमको पता चला कि Z कॉन्जुगेट जो है ये 1 बाय Z हो गया। ठीक है, खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमको जिसका आर्गुमेंट निकालने बोला है उसको लिखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस Z बाय 1 प्लस Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस Z बाय 1 प्लस 1 बाय Z। लिख सकते हैं ना हम ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस Z होल इंटू Z बाय Z प्लस 1। हम क्या किए, नीचे का एलसीएम ले लिया, OZ ऊपर चल जाएगा, इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z। बोलो समझ में आया सबको? मतलब इसका आर्गुमेंट जो है, इसका आर्गुमेंट जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू आर्गुमेंट ऑफ Z।
तो ये गंदा सा एक्सप्रेशन दिया था, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड हम पहले से थीटा दे रखा है, तो आर्गुमेंट जेड हमारा थीटा निकल के आएगा। तो अगर हमको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कैसे हम यूज कर सकते हैं, मॉड जेड का मॉड जेड का वैल्यू 1 दिया है तो उसका यूज कैसे करेंगे, हल्का सा भी हमको अंदाजा हो जाएगा तो फिर हम कर सकते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सडनली अपना माइंड में स्ट्राइक करेगा, इसीलिए तो हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो इससे नॉलेज बढ़ेगा कि क्या क्या टाइप का आ सकता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। सडनली अपना दिमाग में स्ट्राइक करेगा जरूरी है। पढ़ाई हम सीख रहे हैं, क्लास में हम पढ़ रहे हैं, हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से हमको पता चला कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें हम ऐसा यूज करेंगे चीजें को और कर सकते हैं। एक बात और ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता है। ये क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता है। वो क्या? क्योंकि बोला है यूनिमॉड्यूलर, तो हम अपना मन से सोच के कोई भी नंबर सोच सकते हैं, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर का बारे में नहीं दिया है। ये जो आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 + 2i, 3 + 4i, 2 + i, ऐसे किसी का बारे में नहीं बोला। ये इन जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोला है, मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। फॉर ऑल बोलने से जो भी सोचोगे सबके लिए एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड वो होना चाहिए यूनिमॉड्यूलर। अगर वो यूनिमॉड्यूलर है, अगर वो यूनिमॉड्यूलर है तो उसका आंसर जो आएगा, इसमें और कुछ भी लेंगे तो उसका भी आंसर वही आएगा। तो हम सबसे आसान सा यूनिमॉड्यूलर वाला ले लेते हैं ना, सबसे आसान सा यूनिमॉड्यूलर वाला ले लेते हैं। क्या है? आई का मॉड्यूलस 1 होता है। तो इसको करने का दूसरा तरीका वही हो गया कि लेट z = i, लेट z = i। तो हमको पता चल गया कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो आर्गुमेंट ऑफ i होता है। आर्गुमेंट i हमारा π/2 है, क्योंकि ये प्योरली रियल इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो अगर मैं i पुट कर दूंगा यहां पे तो क्या मिलेगा मेरे को? किसका आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है? आर्गुमेंट ऑफ 1 + i by 1 - i। अरे 1 - i कहां से आया सर? z, 1 + z मतलब 1 + i by 1 + z कंजुगेट -i होता है। अगर z इज i तो z कंजुगेट -i ही होगा। सो वी गेट 1 + i by 1 - i। और ये चीजें हम पहले पढ़ रखे हैं, पहला क्लास से मैं बताते आ रहा हूं भाई, इसका वैल्यू को याद रखो। 1 + i by 1 - i होता है हमारा कितना? i। और 1 - i by 1 + i क्या होता है? -i। तो ये हो गया क्या? आर्गुमेंट ऑफ i मतलब π/2। अब पहले बोल रखा है कि इसको थीटा सोचो, तो π/2 को थीटा सोचोगे तो ये भी थीटा हो गया, तो हमारा आंसर हो गया। वेल दिस इज द अदर मेथड। ये हमारा क्या होता है? एमसीक्यू क्वेश्चन करने का तरीका होता है। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, उसको करने का तरीका होता है क्या कि हम अपने से कोई वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। हम जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा, देखो कितना क्वेश्चन कितना लंबा दिखाई दे रहा होगा। अगर उसको ट्रेडिशनल मेथड में हम ना करें, अगर हम उसको ट्रेडिशनल मेथड में ना करें तो फिर उसका वैल्यू कितना आसानी से निकल जाता है। यू विल सी दैट। आया समझ में सबको? ये क्वेश्चन ये हमारा नॉर्मल मतलब जनरल मेथड है, और ये हमारा क्या हो गया? शॉर्टकट मेथड है। क्या सबको समझ में आया सवाल? चलो ये अगला सवाल है। ये आया था हमारा 2004 में आया था। बोला है कि Z1 एंड ओमेगा। Z1 तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आगे में कहीं पे Z1 नहीं लिखा है, तो लेट मी राइट इट Z। इसको Z लिखता। Let Z and omega be complex numbers such that Z conjugate plus I omega conjugate is equal to 0.
एंड साथ में बोला है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे ओमेगा का बारे में ये नहीं बोला है कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे कुछ बोला नहीं है। हमको जब भी ओमेगा देगा ना साथ में, अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो वहां पे बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। नहीं बताया यहाँ पे, मतलब हमको ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस आई रूट 3/2 ऐसे लेने के लिए वो कुछ बोला नहीं है, तो आप वैसे लेंगे नहीं कुछ। तो हमको दो कंडीशन दिया है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में। हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन हमारा यहाँ पे है। दो कंडीशन हमको दिया है, तो ये दो कंडीशन को यूज करने के लिए बोल रहा है, यूज करो और फिर बताओ कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है। क्या बताया? आर्गुमेंट जेड कितना है बताओ। चलो देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया है, इनका हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। चलो तो ये दूसरा वाला मैं पहले लिखता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो यहां से हमको पता चल गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई। चलो इसको इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं, ये वाला हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा वाला जो पहले दिया था उसी का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे थोड़ा सोचेंगे ना। जेड कॉन्जुगेट प्लस आई इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे हम इक्वेशन बना लिया आर्गुमेंट के लेके, तो इसको ऐसे छोड़ने से तो कोई फायदा नहीं होगा, इसको भी आर्गुमेंट का फॉर्म में कुछ लिख के छोड़ना पड़ेगा, इसको भी आर्गुमेंट का फॉर्म में कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन अब भी अगर मैं आर्गुमेंट लिख लूं तो मैं आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 0 लिखूंगा। सबको पता है कि 0 का आर्गुमेंट जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मतलब ऐसे तो फंस जाऊंगा। दूसरी बात, अगर मान लेते 0 नहीं होके कुछ और भी होता, वो डिफाइन भी हो जाता। इधर अगर मैं आर्गुमेंट ले लूंगा उसका आगे तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्लस के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है आर्गुमेंट का, इनटू के लिए है, डिवाइड के लिए है और पावर के लिए भी है। क्योंकि प्लस के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब हम आर्गुमेंट अब भी लेंगे नहीं। एक लाइन में आगे बढ़ाता हूं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट। अब मैं आर्गुमेंट ले सकता हूं। आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट। हम पढ़े हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, और इसको हम इनटू का फॉर्मूला में डाल सकते हैं, माइनस आई इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट। आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कॉन्जुगेट हो गया। अब ओमेगा कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट फिर से हो जाएगा क्या, माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई क्या होता है, माइनस π/2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये था, अब यहां से हम एक इक्वेशन निकालने वाले हैं। आर्गुमेंट ऑफ z पॉजिटिव में है तो इस आर्गुमेंट ऑफ z को उधर ले लेते हैं। इनफैक्ट सारे में तो माइनस है, आर्गुमेंट ओमेगा काटेंगे तो ये माइनस सब कट गया, ठीक है ना, तो यहीं पे रहने देते हैं। फिर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस या फिर इज इक्वल टू π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। तो
तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारा एम क्या है? एम है आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना, तो मतलब आर्गुमेंट ओमेगा को कैंसिल कर देंगे ये दोनों इक्वेशंस। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई, उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा पाई बाय 2 ऐड करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 2, ये हो गया 3 पाई बाय 2। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ना हमारा मिला कितना 3 पाई बाय 4। क्या सभी को समझ में आया? आया समझ में सबको? कहां पे कॉन्जुगेट होगा? कॉन्जुगेट तो सब जगह से भगाना पड़ेगा ना। यहां पे देखो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ये हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहां पे हमारा इंटू वाला फॉर्मूला आ गया, ये इंटू ये, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस ओमेगा माइनस आई प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कॉन्जुगेट। अब ये कॉपी पेस्ट, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई होता है माइनस पाई बाय 2, फिर आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कॉन्जुगेट है तो उसको ओमेगा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस बाहर लाना पड़ेगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, फिर इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, माइनस सारे कैंसिल हो गया। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ जेड यहाँ पे बच गया, ये आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को इधर लेके आ गया इज इक्वल टू पाई बाय 2। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। चलो अगला सवाल करते हैं। अभी ये दिया है क्या? आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3i बाय 1 प्लस रूट 3i डिवाइड होके है ना, इसको अलग अलग कर देते हैं। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3i आ गया माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3i आ गया। ये बन गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिखाई दे रहा सबको? दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा ही होता है ना। अब अल्फा का वैल्यू क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो माइनस पाई बाय 3 आया, फिर माइनस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 1 और वही हमारा आर्गुमेंट ही होता है माइनस पाई बाय 3, तो बन गया क्या? माइनस 2 पाई बाय 3। ये हमारा इसका आर्गुमेंट है, ये हमारा इसका बोलने से प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। इट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन में हमको ऑप्शन में माइनस का फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया है ना, क्योंकि माइनस का फॉर्म में नहीं दिया है तो मतलब वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं दिया है आंसर, तो खाली आर्गुमेंट दिया है। जरा देखते हैं कि खाली आर्गुमेंट हमारा क्या निकलेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसका नाम अभी रियल हो गया है, इसका नाम अभी इमेजिनरी हो गया है, तो फिर हमारा क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अभी बोल रहा है क्या? माइनस 2 पाई बाय 3 है, मतलब माइनस 120 डिग्री। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो माइनस 120 डिग्री बोल रहा है। तो माइनस 120 बोलने से कहां होगा? ऐसा हो सकता है, ये वाला हमारा आर्गुमेंट, ये वाला हमारा माइनस 120 या फिर माइनस 2 पाई बाय 3।
कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहीं पे हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट हमारा निकाला जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था, लेकिन हम लास्ट क्लास पढ़ चुके थे जब आर्गुमेंट पढ़ा रहा था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है -π से π तक, लेकिन इसका आर्गुमेंट ये भी तो हो सकता है, अगर प्रिंसिपल ना बोले तो ये आर्गुमेंट होगा। तो ये एंगल ऐसे घूमोगे 120 डिग्री है, क्लॉकवाइज घुमा इसीलिए माइनस लिखा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे कितना होगा बताओ? यहां से यहां तक 120 डिग्री हुआ, यहां घूमोगे तो कितना डिग्री होगा? डिग्री में बता दो। 240 होगा, क्योंकि टोटल तो 360 होता है ना। ये अगर 120 है तो ये हमारा 240 डिग्री होगा। अब 240 डिग्री को हमको क्या करना है? रेडियन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पाई का फॉर्म में दिया है। तो 60 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। 60 होता है π/3, उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π/3। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4π/3 होगा। अगर हमको प्रिंसिपल वैल्यू पूछता या फिर उस समय प्रिंसिपल ही देता, माइनस में देता, तो फिर हम इसको लिखते। ये तो नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब प्रिंसिपल नहीं पूछा है वहां पे। समझ में आ गया सवाल का आंसर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अभी पावर यूज करने वाला है। हमको z का वैल्यू दिया है 1 + i, 2 ठो बिट दिया है, पहला बिट में लिखता हूं z = 1 + i, और हमको बोला है कि z⁻10 का आर्गुमेंट निकाल के बताओ। तो अभी हमको निकालना है z⁻10 का आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ z⁻10 सभी को पता है कि 10 × आर्गुमेंट ऑफ z होता है, और ये बनेगा हमारा 10 × आर्गुमेंट ऑफ 1 + i। कोई मेरे को बता सकता है कि 1 + i का आर्गुमेंट कितना होगा? 1 + i हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और उसका आर्गुमेंट क्या होगा बताओ जल्दी से। π/4, हाँ π/4, π/4 मतलब से 45 डिग्री। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, पाई का फॉर्म में बोलने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद वो एंगल इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसको डिग्री में लिखता हूँ, लास्ट में पाई में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बन गया हमारा क्या? 10 × 45 डिग्री। मैं पाई में ही लिखता हूँ, खाली समझाने के लिए वो बोलूंगा, है ना? 10 × 5/4। अब देखो π/4 मतलब 45 डिग्री है। 45 डिग्री में अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 450 डिग्री। लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट है ना, हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है वो आर्गुमेंट होना चाहिए -π से π का अंदर। जब भी क्वेश्चन में कुछ बोलेगा नहीं फाइंड द आर्गुमेंट, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको सोच लेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है, ऐसे नॉर्मल नहीं पूछ रहा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में पूछ रहा है। दैट इज बाय डिफॉल्ट। नहीं तो बोल देगा कि जनरल आर्गुमेंट क्या है बताओ। तो ये एंगल तो हम लेंगे नहीं, 450 डिग्री इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर होता है 2k π। सुनो यहाँ पे 2k π एक एडजस्टिंग फैक्टर है जो कि इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट का तरफ लेके आता है। चलो इसको मैं डिग्री में थोड़ा समझाता हूं। फिलहाल हमारे पास ये 450 डिग्री है, फिलहाल हमारे पास 450 डिग्री है। अब अगर मैं पाई का वैल्यू भी 180 लिख लूं, जो कि होता है एक्चुअली में, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 180 × k मतलब 360k। अब सर ये k क्या है? व्हाट इज k? k इज इंटीजर। इंटीजर बोलने से 0 हाँ हो सकता है, 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, ये सारे हो सकता है। सर हम कौन सा लेंगे? ऐसा वैल्यू लो, ऐसा वैल्यू लो जो कि उसको
180 से प्लस 180 के अंदर लाएगा। और ये मेरा कहना है कि अगर यहाँ पे प्लस वाला एंगल निकल रहा है तो हम अगर k प्लस लेंगे वो तो और बड़ा कर देगा, ये ऑब्वियस बात है। अगर हमारा प्लस वाला एंगल पहले से निकल रहा है ये वाला, अगर हम k लेंगे प्लस में तो उसको और बड़ा कर देगा। तो -180 से प्लस 180 कैसे आएगा? प्लस वाला तो नहीं ले सकते, मतलब माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो -1 लेके देखते हैं। अगर -1 लेंगे तो 450 माइनस 360, जरा जल्दी से बता दो कितना आ रहा है? 450 90 डिग्री आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -2π लिख दूंगा, k का वैल्यू में -1 लिया तो ये इसको बना देता है कितना, 90 मतलब π/2। मैं डिग्री में समझाया लेकिन लिखा सब चीज को किसमें, रेडियन में लिखा। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? अब यही पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है। यही पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सारे को नहीं, 1 प्लस आई दिया है उसका होल स्क्वायर कर दो, उसका होल स्क्वायर आ गया i, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, सॉरी आई नहीं 2i आया। अब पावर 10 बोला है तो स्क्वायर का पावर 5 हो जाता है, तो 2i का पावर 5, 2i का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 32 i टू द पावर 5, i टू द पावर 5 को i टू द पावर 4 इंटू i लिख लो, तो मतलब 32i आ रहा। प्योरली इमेजिनरी नंबर विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, तो फिर उसका आर्गुमेंट ऐसे ही π/2 हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? लेकिन 1 प्लस आई के लिए खाली लागू है, और बाकी सब नंबर का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा होते होते जाएगा, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। बिट बी करते हैं, अभी बिट ए हो गया हमारा, बिट बी करते हैं। बिट बी हमको क्या दिया है? बिट बी हमको दिया है z = 1 माइनस √3i। तो हमको पूछा है कि आर्गुमेंट z टू द पावर 10 बता दो, जो कि होता है 10 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। मतलब क्या हो गया, 10 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस √3i। गेट रेडी टू टेल मी व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस √3i। जल्दी से निकाल के बोलो 1 माइनस √3i का आर्गुमेंट क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव आएगा, बट कितना आएगा? एंगल बता दो, इन डिग्री बता दो, एंगल कितना आएगा? π/3। हाँ, तो -π/3 हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। प्लस 2 के पाई में ऐड कर दिया तो उसको एडजस्ट करने के लिए, तो 10 इंटू -π/3। चलो, अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो π/3 60 डिग्री होता है, तो 60 में अगर 10 मल्टीप्लाई करूंगा -600 हो जाएगा। अभी तक -360 डिग्री आया है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो चुका है। हमको क्या करना है, लाना है इसको कहां से कहां तक का अंदर लाना है? हमको लाना है -180 से 180 का अंदर लाना है। मतलब ये माइनस एंगल है तो कुछ ना कुछ तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस 360 में n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 360 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं, ये तो पक्का बात हो गया कि आप नेगेटिव नहीं ले सकते। k का वैल्यू नेगेटिव लेने से हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। k का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा अभी, ताकि ये वैल्यू कम हो जाए। तो फिर k का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो 360 आता। अगर -600 में 360 ऐड कर दूंगा तो -240 आता है, तो हमारा काम का चीज हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को -180 से +180 तक चाहिए ना, तो अभी तो -240 आया, सो इट इज नॉट वर्किंग नाउ। मतलब k का वैल्यू 1 नहीं लेंगे। अगर k का वैल्यू 2 लेंगे तो k का वैल्यू 2 लेंगे तो 360 इंटू 2 720 होता है, और अगर मैं 720 इसके साथ ऐड कर दूं तो मेरे को मिलता है माइनस नहीं, क्या मिलता है? +120 मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? +120। अच्छा, +120 तो -180 से +180 के अंदर आ गया, सो इट इज वर्किंग नाउ। तो ये काम कर गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, k का जगह में 2 लूंगा। k का वैल्यू अगर 2 लूंगा तो इट बिकम्स 4π, इट बिकम्स 4π प्लस 4π। अब अगर इसको सिंपलीफाई वगैरह करोगे तो फाइनली हमको मिलता है 2π/3।
क्या सभी को पता चला ये जो चीजें मैं बोल रहा था 2k पाई एक एडजस्टिंग फैक्टर है, उसका यूज कैसे करोगे सबको पता चला? 2k पाई का यूज कैसे करना है, मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव आया होगा तो k का वैल्यू नेगेटिव ही लेना है, नेगेटिव आया होगा तो k का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, आ गया समझ में?